हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 3rd वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग, ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के अंडर में काम करता है। ये डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू एम्पावर वुमेन को एम्पावर करने के लिए। और इस डिपार्टमेंट के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है किसके साथ? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। और ये जो मिशन है वो कौन से राज्य का मिशन है? झारखंड। एक्चुअली ये मिशन है नेशनल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होता है। हर एक स्टेट के द्वारा अलग अलग तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। पूरे न्यूज़ को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हेल्प प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग का पार्ट है, राइट। ये हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। यहाँ पे नाम से पता चलता है कि यहाँ पे हेल्थ और एक्सटेंशन की बात की गई है। किसके? लाइवस्टॉक के। और लाइवस्टॉक के हेल्थ और उनके रिगार्डिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर में। कौन से प्रोग्राम के अंडर में? हेल्प प्रोग्राम के अंडर में। फॉर एग्जांपल एक गांव है जहाँ पे एनिमल फार्मर है, जिसके पास बहुत सारे लाइव स्टॉक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो वो फार्मर को अवेयर करने के लिए कि ये पर्टिकुलर एनिमल को कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, उसको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, और उस एनिमल के हेल्थ इंश्योरेंस को भी हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी फार्मर को अवेयर किया जाता है। तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट कौन करता है? एक एजेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे ये एजेंट को कौन से प्रोग्राम के अंडर में अपॉइंट किया गया है? हेल्प प्रोग्राम के अंडर में। और ये एजेंट कौन होते हैं? वुमेन होती है, राइट। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक स्टेप लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग के द्वारा कि हेल्प प्रोग्राम के अंडर में जितने भी एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है लाइव स्टॉक के प्रमोशन और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लोगों के फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे एजेंट कौन होती है? वुमेन होती है। तो ये प्रोग्राम बहुत पुराना है, लगभग 2 साल हो गए लॉन्च करते हुए, और ऑलरेडी बहुत सारे राज्य के अंदर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार इस प्रोग्राम के साथ एमओयू साइन किया गया है। और झारखंड गवर्नमेंट का जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, अभी ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैंडल करती है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गांव के लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। तो लोगों की लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव हो सकती है? उनको अगर आजीविका मिल जाए, उनको अगर परमानेंट जॉब मिल जाए, तो उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकती है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के। और इसके लिए लोगों को यहाँ पे जो गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कोई ना कोई काम दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर में। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में जितनी भी वुमेन्स काम कर रही है, राइट, ये सभी वुमेन्स को यहाँ पे हेल्प प्रोग्राम के अंडर में एजेंट बनाया गया है। किसके लिए? तो वो एनिमल फार्मर्स को जाके अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि किस तरीके से एनिमल्स के डिसीज़ को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, एनिमल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो ये एक एजेंट के तौर पे काम करेगी वुमेन। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्कीम है हेल्प प्रोग्राम, जिसके साथ अभी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एमओयू साइन किया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के? झारखंड गवर्नमेंट के, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बराबर। ओके, चलो ओके। अगर मैं हेल्प की बात करूं, जैसे मैंने आपको बात किया कि उसका एम क्या है, टू एम्पावर द वुमेन बाय एंगेजिंग देम एज अक्रेडिटेड एजेंट्स who contribute to the essential tasks such as a disease control, animal tagging and livestock insurance। तो ये फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वुमेन को एज अ एजेंट रखा जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर में।
तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उनको जॉब मिलेगी, उसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगा, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस किस तरीके से वर्क करता है वो रिगार्डिंग, बराबर, एनिमल टैगिंग कैसे करना है, डिसीज़ कंट्रोल कैसे करना है लाइफ स्टॉक के अंदर, तो ये सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, राइट। ओके, अ हेल्प विल इन्हेंस द एक्सेस टू द वेटनरी सर्विसेज एट द फार्मर्स डोर स्टेप्स इम्पायरिंग द पशु सखीस। तो यहाँ पे जो वुमेन जो एजेंट बनती है उसको हिंदी में क्या बोला गया है, पशु सखी बोला गया है। और ये पशु सखीस क्या करेगी, फार्मर को डोर स्टेप ये वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, राइट। अ हेल्प विल इफेक्टिवली ब्रिज द गैप बिटवीन द लोकल वेटनरी इंस्टीट्यूशंस एंड द लाइव स्टॉक ओनर्स, provide primary health service and act as a both as a livestock resource person and primary service provider, बराबर ना। ऑलरेडी 6 स्टेट्स के अंदर ये प्रोग्राम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड वन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे पहला यूनियन टेरिटरी था जहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और अभी झारखंड के अंदर ये रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड किया गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सुपरवाइजरी नॉर्म्स टू द गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज फ्रॉम अक्टूबर 2024। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट कि इट विल बी अप्लाई द स्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी नॉर्म्स under the prompt corrective action framework to the government owned NBFCs starting from October 2024. This move has significant implications for these government owned NBFCs. ओके, सबसे पहले तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई बैंक उसका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% से ज़्यादा है, 9% से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाती है। अभी इसका ये रेशियो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल उस बैंक के पास 100 रुपये का रिस्क वेटेड एसेट है। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट कि जो एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, मतलब बैंक ने कोई किसी को लोन दिया और वो वापस नहीं आया, 90 डेज़ हो गए हैं लेकिन तभी भी वो वापस नहीं आया है, वो लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर बैंक के पास ऐसे 100 रुपये के नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उस बैंक के पास कैपिटल में मिनिमम कितना होना चाहिए, 900 रुपया होना चाहिए। अगर कैपिटल 900 रुपये से कम हो गया तो ये जो परसेंटेज है ना वो 9% से ज़्यादा हो जाएगी, बराबर ना। उस बैंक को आरबीआई क्या बोलेगी, तो अगर आपको आगे लोन देना है तो आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। आपको जब तक आपका कैपिटल, फॉर एग्जांपल उस बैंक का कैपिटल है 800 रुपया और उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 100 रुपया हो गया है, तो आरबीआई उसको बोलेगी आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग चुका है, आप आगे लोन नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते, जब तक आपका कैपिटल मिनिमम कितना ना हो जाए, 900 रुपया ना हो जाए, बराबर ना। तो यस, अगर एनपीए ज़्यादा है तो आपको कैपिटल ज़्यादा रेज करना पड़ेगा, और अगर एनपीए कम है तो आपको कम कैपिटल में भी आप आगे लोन दे सकते हो, सिंपल, बराबर ना। तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि अगर आपका एनपीए कुछ हद तक हो गया है तो आपको कुछ हद तक कैपिटल रेज करना पड़ेगा मार्केट से, तभी आप आगे लोन दे पाओगे, वरना आपको आगे लोन नहीं दी जा सकती आरबीआई के द्वारा, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में। तो अभी तक ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मात्र शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंडर में लिस्टेड है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो डिपॉजिट टेकिंग है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनके ऊपर ही लागू होता था। लेकिन अभी से अक्टूबर 2024 से ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके ऊपर लागू होगा, जो गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इनके ऊपर भी ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू होगा ताकि उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर मॉनिटरिंग किया जाए अच्छे से, बराबर ना। ओके ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रेमवर्क है विच इज़ यूज्ड बाय द आरबीआई टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का प्राइमरी गोल क्या है, to ensure that
banks maintain the sound financial conditions and take the corrective actions when their financial health deteriorates, बराबर ना। तो जब बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ डिटेरिएट हो जाए, बराबर ना, तब आरबीआई उसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू करता है ताकि बैंक एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके, बराबर ना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन गाइडलाइंस आर एन एसेंशियल टूल फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक फेलियर्स एंड प्रोटेक्टिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करता है अगर कोई बैंक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, तब उसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है। ओके अगर मैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिसंबर 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और शुरुआत में ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मात्र शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर ही लगाया जाता था और उसके अलावा उसके बाद अप्रैल 2017 से ये फ्रेमवर्क एनबीएफसी के ऊपर भी लगाना शुरू किया गया, बराबर ना। ओके अगर मैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो दिसंबर 2002 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लॉन्च किया गया। शुरुआत में ये फ्रेमवर्क मात्र शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के ऊपर ही लगाया जाता था। उसके अलावा उसके बाद इस फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया अप्रैल 2017 के अंदर एंड उसके बाद नवंबर 2021 से इस फ्रेमवर्क को एक्सटेंड किया गया, एनबीएफसीज के ऊपर भी उसको लगाया गया। शुरुआत में मात्र शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर ही लगाया जाता था। उसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस एनबीएफसीज के ऊपर लगाना कब शुरू किया गया, 2021 के अंदर। और अभी रिसेंटली 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर भी ये एक्शन लगाना शुरू कर दिया गया, बराबर ना। ओके तो इस टेबल के अंदर अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर 6% से 9% के बीच में रहता है, 6% से 9% के बीच में रहता है, तो वो पर्टिकुलर बैंक, वो पर्टिकुलर एनबीएफसी वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 कैटेगरी में आता है। अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% से 12% के बीच में रहता है, तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 कैटेगरी में आता है। और अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 12% से ज़्यादा रहता है, तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई बैंक या तो फिर एनबीएफसी अगर ये रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 कैटेगरी में आता है, तो आरबीआई उस टाइम पे उसके ऊपर कौन सा एक्शन लेता है उसके बारे में बात करता हूँ। तो अगर वो पर्टिकुलर बैंक और पर्टिकुलर एनबीएफसी अगर वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 कैटेगरी में है, तो आरबीआई उसके ऊपर कौन कौन से एक्शन लेगा, तो उसको रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा कि भाई अगर उसको जो भी कोई प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के स्वरूप में उसको बांट नहीं सकता। प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स टू इन्फ्यूज इक्विटी एंड रिडक्शन इन द लीवरेज, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक या तो कोई एनबीएफसी रिस्क थ्रेशोल्ड 1 कैटेगरी में आता है, मतलब अगर उसका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 6% से 9% के बीच में रहता है, तो आरबीआई उस बैंक और एनबीएफसी को क्या बोलता है कि आप किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपके अंदर। और अगर वो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 कैटेगरी में आता है, तो उनको बोला जाता है कि भाई आप अपनी ब्रांच को भी एक्सपांड नहीं कर सकते, राइट। और उसके अलावा रिस्क थ्रेशोल्ड 3 कैटेगरी में आता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, उसके अलावा आपको ऑपरेशनल कोर्स भी नहीं करना है, आपको अपने जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो ऊपर जो बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं, उनको सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं ताकि वो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज करे और अपना कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करे, बराबर ना। ओके तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अभी गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी के ऊपर भी लगाया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन अजय टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स ट्रैप इन वॉर हिट इजराइल। तो जो हमारे इंडियन सिटीजन इजराइल के अंदर फंस गए हैं, जिनको भारत वापस आना है, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। ओके तो अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय, एक रिपाट्रिएशन ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल अमिड द ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर।
तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि अभी दुनिया के अंदर 2 वॉर चल रहे हैं। एक तो है रशिया यूक्रेन वॉर और एक दूसरा है इजराइल हमास वॉर, बराबर ना। ओके, तो ये जो वॉर सिचुएशन है उसमें से इजराइल के अंदर हमारे बहुत सारे सिटीजन्स हैं, और जिसमें से जिनको भारत वापस आना है उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो अगर आपको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के जस्ट बॉर्डर पे गाज़ा पट्टी है। ये गाज़ा पट्टी के ऊपर इसराइल का कब्जा नहीं है, वहाँ पे पैलेस्टीन्स रहते हैं, पैलेस्टीन्स। और ये पैलेस्टीन्स के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास, और ये हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर अटैक किया गया था 7 अक्टूबर को, और उसी के रिटेलिएशन में इसराइल ने फिर हमास के ऊपर अटैक किया, और ये युद्ध 7 अक्टूबर से चल रहा है, राइट। ओके, और ये युद्ध के अंदर जो हमारे सिटीजन्स जो इसराइल के अंदर फंस गए हैं उनको वहाँ से लाने के लिए ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है, बराबर ना। टोटल हमारे 18,000 इंडियंस हैं जो इसराइल में रहते हैं, और इनमें से जिसको भी भारत वापस आना है इनके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, राइट। ओके, ऑपरेशन अजय की बात करूं, टू फैसिलिटेट दिस ऑपरेशन स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द इसराइल टू इंडिया। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है अगर कोई सिटीजन को भारत वापस आना है तो। द इंडियन एम्बेसी हैज़ emailed the first batch of the registered Indian citizens, making the beginning of the repatriation process, बराबर ना। ओके, उसके अलावा कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स भी लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस्टैब्लिश अ 24 आवर कंट्रोल रूम टू हेल्प मॉनिटर द सिचुएशन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस। जो वहाँ पे जब हमारे जो सिटीजन हैं उनके लिए 24 आवर कंट्रोल रूम का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जो उनको कंटिन्यूसली असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दिस कंट्रोल रूम्स विल बी असेस द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, their current location and their willingness to move out of those places, बराबर ना। ओके, और प्रीवियसली भी इंडिया ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं अगर कोई ये कन्फ्लिक्ट वाले एरिया है वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए, लाइक ऑपरेशन कावेरी 2023 में लॉन्च किया गया, जो हमारे सिटीजन्स जो सूडान के अंदर फंस गए थे वहाँ से उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, बराबर ना। ऑपरेशन दोस्त, तो इट वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक standard Indian citizens following the massive earthquake that is hit in the Turkey and Syria on 6 February 2023। जो तुर्की और सीरिया के अंदर जो खतरनाक अर्थक्वेक आया था फरवरी के अंदर, वहाँ से इंडियन सिटीजन को वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ओके, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। इट इज अ इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक द इंडियन स्टैंडर्ड इन द यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर जो हमारे सिटीजन फंस गए थे रशिया यूक्रेन के जो वॉर हुआ था उस दौरान, तो वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, इट वॉज कैरिड आउट बाय द इंडियन एयरफोर्स टू ब्रिंग बैक द इंडियंस सेफली फ्रॉम द अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज शुरू हुआ तो वहाँ से हमारे सिटीजन्स को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के दौरान पूरे जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उसका प्रवर्तमान ज़्यादा था, जहाँ पे उसका स्प्रेडिंग ज़्यादा था, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था, बराबर ना। ओके, अगर मैं इसराइल के बारे में बात करूँ तो इसराइल का कैपिटल जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी है इजरायली शेकेल, बराबर ना। ओके, चलो ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया है न्यू फैसिलिटीज़ एट द नीमहंस एंड लॉन्चेज अ न्यू लोगो ऑफ टेलीमानस। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये नीमहंस क्या है और टेलीमानस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो नीमहंस इज अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर मेंटल हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च, बराबर ना। नीमहंस का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नीमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, और ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो किसके ऊपर फोकस करता है,
मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और रिसर्च के ऊपर, राइट। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1974 के अंदर हुआ, बराबर ना। और बाय अमलगेमेटिंग मैसूर गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो ये दो इंस्टीट्यूट को मर्ज करके इसका रिकग्निशन किया गया 1974 के अंदर। कौन? ओके। अगर मैं टेलीमानस के बारे में बात करूं तो टेलीमानस इज अ नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम विच एम्स टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ टू इल बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, बराबर ना। तो जो मानसिक तौर पे जो स्ट्रेस में है उनको, जो जिनको मेंटल केयर की रिक्वायरमेंट है, तो उनको टेली मेंटल हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो बहुत ही स्ट्रेस में है, तो वो एक टेलीमानस एप्लीकेशन के ऊपर जाके एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। वहाँ पे कोई जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो उनको कोई सुझाव देगा, कि उनकी परेशानी का सुझाव देगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है टेलीमानस, राइट, बिकॉज कि जो मेंटल हेल्थ है वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, बराबर ना। ये टेलीमानस, ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था इंडियन बजट 2022-23 के अंदर। और टेलीमानस को सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट कौन सा था? तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर था, बराबर ना। ओके। अगर मैं टेलीमानस की बात करूं तो ये जो टेलीमानस प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसके अलावा 2022-23 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। और टेलीमानस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत सारे राज्य जो स्टेट्स हैं, बराबर, उनको अवार्ड भी दिया है। अगर मैं लार्जर स्टेट्स की बात करूं तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करूं तो तेलंगाना, झारखंड और केरला, वो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे है। और अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी की बात करूँ तो आसाम, मिजोरम एंड मणिपुर वन वन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे है। और अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, वो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे है। और अगर आपको पूछा जाए सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा था, स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में सभी में सबसे पहला जो यूनियन टेरिटरी था जम्मू कश्मीर, उसने सबसे पहले टेलीमानस को इम्प्लीमेंट करवाया था, बराबर ना। ओके। ओके। तो ये टेलीमानस को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो 2015-16 के अंदर जो पब्लिश किया गया, उसने अंदर क्या रिवील किया था कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो भारत के अंदर जो 10% पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रही है। 2015-16 के सर्वे में ये मालूम पड़ा। दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट मेंटल हेल्थ हैज़ ऑन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। The survey was supported by the Ministry of Health and Family Welfare and implemented by the NIMHANS, and more than 3.5 lakh people have received the counseling through the program, बराबर ना। तो इस सर्वे के अंदर मालूम पड़ा कि 10% पॉपुलेशन वो मेंटल हेल्थ से अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन ला गया टेलीमानस, बराबर ना। ओके। ओके। तो अगर मैं रिसेंट न्यूज़ की बात करूं तो अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा ये जो निमहंस की जो कैंपस है बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पे कुछ नई फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा ये जो टेलीमानस प्रोग्राम है उसका नया लोगो लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो ये ध्यान में रखना है। और बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है टेलीमानस प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया, निमहंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, बराबर ना, राइट। ओके। ओके। एक छोटी सी न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उनके द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया झारखंड के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उनके द्वारा आदि महोत्सव, द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, उसका आयोजन किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड के अंदर। और ये जो इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? ट्राइफेड के द्वारा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संस्था है, उसके द्वारा। देखो फ्रेंड्स, तो ये जो आदि महोत्सव ये इवेंट है एक एग्जीबिशन टाइप का है, जहाँ पे ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस किया, एग्जिबिट किया जाता है, ऐसी चीज़ों का डिस्प्ले किया जाता है जो चीज़ों को बनाया है ट्राइबल पीपल के द्वारा, बराबर ना। तो पूरे इंडिया के बहुत सारे जो ट्राइबल आर्टिजियंस हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ों को बनाया गया है उनको यहाँ पे एग्जिबिट किया जाता है।
और ये एग्जीबिशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ट्राइफेड नाम की संस्था है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करती है ये संस्था, उसके द्वारा ये इवेंट को आयोजित किया जाता है, बराबर ना? ओके ओके अगर मैं आदि महोत्सव के बारे में बात करूं तो आदि महोत्सव इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू सेलिब्रेट ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर, कुशीन, कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट. It is a crucial platform for showcasing the rich and diverse heritage of Indian tribes to a national and international audience. तो यहाँ पे जो इंडियन ट्राइब्स हैं उनके द्वारा जो चीज़ों को बनाया जाता है उनको यहाँ पे शोकेस किया जाता है, राइट ना? आदि महोत्सव विल शोकेस द टैलेंट्स ऑफ 336 ट्राइबल आर्टिजन्स and artists, including the member of particularly vulnerable tribal groups and वंदन विकास केंद्र बेनिफिशरीज. तो ये सभी वंदन विकास केंद्र बेनिफिशरीज और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये सभी के जो मेंबर्स हैं, टोटल 336 ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस किया जाता है, बराबर ना? राइट. तो एक सिंपल न्यूज़ कि आदि महोत्सव अभी रिसेंटली उसका आयोजन किया गया, एनुअल इवेंट है, झारखंड के अंदर उसका आयोजन किया गया. कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? ट्राइफेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करती है, और जो हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस किया जाता है, बराबर ना? सिंपल. ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया था और उसके बारे में बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके तो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया. टोटल 125 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था इस इंडेक्स के अंदर और उसमें इंडिया का रैंक है 111, बराबर ना? तो बहुत पीछे है इस इंडेक्स के अंदर इंडिया, और इंडिया का टोटल ओवरऑल स्कोर है 28.7 इस इंडेक्स के अंदर आउट ऑफ 100, बराबर ना? ओके और जो लास्ट ईयर जो ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था वहाँ पे इंडिया का रैंक था 107. वहाँ पे 121 कंट्री का सर्वे किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक था 107. और उसके पहले 2021 में इंडेक्स लॉन्च किया गया, तब 116 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक था 101, बराबर ना? तो मतलब ओवर द ईयर्स इंडिया का रैंक पीछे ही चला जा रहा है, सिंपल, बराबर ना? ओके अगर मैं टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 20 कंट्रीज़ ऐसी है कि जिसका यहाँ पे स्कोर लेस देन 5 है, आर नॉट असाइन इंडिविजुअल रैंक्स, बराबर ना? तो यहाँ पे टोटल 1 से 20 में टोटल 20 कंट्रीज ऐसी है कि जिसका रैंक इस इंडेक्स के अंदर लेस देन 5 है, और यहाँ पे स्कोर एक्चुअली 0 से 100 के बीच में दिया जाता है, और जिसका स्कोर 0 से नज़दीक है उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, और जिसका स्कोर 100 से नज़दीक है उसका ख़राब परफॉर्मेंस है, बराबर ना? राइट. तो 5 से कम स्कोर वाले टोटल 20 कंट्रीज हैं, इनको कोई रैंक असाइन नहीं किया गया है. और वो 20 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो ये है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है. 0 से नज़दीक वाले अच्छे परफॉर्मर हैं और 100 से नज़दीक वाले ख़राब परफॉर्मर है, सिंपल, बराबर ना? ओके अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूँ तो इज़ अ peer reviewed annual report designed to comprehensively measure and track the hunger at the global, regional and country level. ये इंडेक्स के अंदर हंगर को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे. इट इज जॉइंटली पब्लिश बाय द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी बेस्ड वेल थंगर लाइफ विद द एम टू ट्रिगर द एक्शन टू रिड्यूस द हंगर अराउंड द वर्ल्ड. तो ये 2 संस्था के द्वारा इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया जाता है इस रिपोर्ट को. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी बेस्ड एक संस्था है वेल थंगर लाइफ. ये 2 संस्था के द्वारा हर साल इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है, बराबर ना? और 2006 से ये रिपोर्ट को लॉन्च किया जा रहा है ये 2 संस्था के द्वारा. और असेसमेंट की अगर बात करूँ कि किस तरीके से यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है ये दोनों संस्था के द्वारा वर्ल्ड वाइड, तो टोटल ये 5 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे सर्वे किया जाता है कि अंडर नरिशमेंट किसको बोलते हैं? तो इट इज़ अ शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इंटेक इज़ इनसफिशेंट, कि उसकी जो कैलोरिक इंटेक है पॉपुलेशन की वो इनसफिशेंट है, उसको बोलते हैं अंडर नरिशमेंट. चाइल्ड स्टंटिंग किसको बोलते हैं? कि इट इज अ शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 के हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज. एक ऐसे चिल्ड्रन का ग्रुप जो चिल्ड्रन 5 साल के कम एज वाले हैं
और उनकी जो हाइट है ना उनके एज के कंपैरिजन में कम है, उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग किसको बोलते हैं कि ऐसे चिल्ड्रन का ग्रुप जिसकी एज 5 साल से कम है और उनका वेट कम है उनकी हाइट के कंपैरिजन में। और चाइल्ड मोटालिटी किसको बोलते हैं कि एक ऐसे चिल्ड्रन का ग्रुप जिनका एज 5 साल से कम है और जिनका माल न्यूट्रिशन से जिनकी मृत्यु हो गई है उनको बोलते हैं चाइल्ड मोटालिटी। तो ये 5 फैक्टर के ऊपर यहाँ पे हर एक कंट्री को असेस किया जाता है, बराबर ना। ओके, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स आर ऑन द 100-point scale where 0 is the best score और नो हंगर एंड 100 इज द वर्स्ट हाई लेवल ऑफ द हंगर। तो और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वहाँ पे अंडर नरिशमेंट के लिए 1/3 शेयर दिया गया है, चाइल्ड स्टंटिंग के लिए 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग के लिए 1/6 और चाइल्ड मोटालिटी के लिए 1/3, बराबर ना। और ये जो डेटा है ये एक एज अ रिसोर्स के तौर पे काम करता है, किसके लिए, तो जो वेरियस यूएन की संस्था है और उसके अलावा जो मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं, यूनिसेफ है, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विस प्रोग्राम है, तो ये सभी के लिए वो रिसोर्स के तौर पे काम करता है, बराबर ना, राइट। ओके, और अगर मैं 2023 के रैंकिंग की बात करूँ तो एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स सेविरिटी ऑफ द हंगर स्केल द कंट्री स्कोर इन द रेंज ऑफ 20 to 34.9 इंडिकेट्स दैट हैज़ अ सीरियस लेवल ऑफ द हंगर। जो कंट्री का स्कोर 20 से 34.9 के बीच में होता है तो वो वहाँ पे सीरियस लेवल ऑफ हंगर है, और इंडिया का स्कोर 28.7 है, मतलब वहाँ पे इंडिया का जो हंगर कंडीशन है वो सीरियस है। उसके अलावा जो कंट्री का स्कोर तो 9 countries are in the alarming category, 34 countries are in the serious category and 37 countries are in the moderate category and 50 countries are in the low category। ये कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा दिया गया है, बराबर ना, और इंडिया सीरियस कैटेगरी में है। अगर मैं इंडिया सीनेरियो की बात करूँ तो चाइल्ड वेस्टिंग उसमें इंडिया का अगर बात करूँ तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ऑफ 18.70% इन द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट्स द एक्यूएट अंडर न्यूट्रिशन। अगर मैं अंडर नरिशमेंट की बात करूँ तो इंडिया शोड इंप्रूवमेंट इन द अंडर नरिशमेंट स्कोर फ्रॉम 18.3 इन 2000 टू 16.6 इन 2023। तो जैसे जैसे स्कोर कम होता है मतलब वो इम्प्रूवमेंट दिखाता है, बराबर ना। अगर मैं चाइल्ड स्टंटिंग और मोटालिटी की बात करूँ तो इंडिया रिड्यूस इस चाइल्ड मोटालिटी रेट फ्रॉम 9.2 इन 2000 टू 3.1 इन 2023, while India made a huge improvement in the child stunting from 51.0 in 2000 to 35.5 in 2023। तो चाइल्ड वेस्टिंग के अलावा इंडिया के द्वारा ये चारों कैटेगरी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और मोटालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करूं तो ग्लोबल स्कोर ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 18.3 विच इज़ 0.8 लेस कंपेयर टू द 19.1 इन 2015। तो ग्लोबल लेवल पे भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में इम्प्रूवमेंट दिखा गया है, और ग्लोबल लेवल पे पूरा ग्लोब वो मॉडरेट कैटेगरी में है, बराबर ना। ओके, इंडिया सीरियस कैटेगरी में है। ओके, और अफगानिस्तान, हैती और 12 सब सहारन कंट्रीज परफॉर्म द वर्स देन इंडिया ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बराबर ना। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन, उनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस have been granted the Navratna status to the two central public enterprise, namely Ircon International Limited and Rights Limited under the Ministry of Railways, बराबर ना। तो एक्चुअली ये जो स्टेटस है नवरत्न स्टेटस, मिनी रत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस, वो कौन देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये संस्था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये स्टेटस देती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में काम करती दो सरकारी कंपनी, एक तो इरकॉन और राइट्स। इरकॉन और राइट्स ये दो संस्था को अभी मिनी रत्न कैटेगरी से नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं दो संस्था के बारे में बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड सर्विसेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर
और इट इज़ नाउ द 15th कंपनी टू बी ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस, बराबर ना। तो नवरत्न स्टेटस हासिल करने वाली 15वीं कंपनी है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बराबर ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। अगर मैं राइट्स लिमिटेड की बात करूँ, विच इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ 16th नवरत्न अमंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बराबर ना। तो ये 16वीं कंपनी है, 16वीं सरकारी कंपनी है जिसको ये नवरत्न स्टेटस मिला है, राइट्स लिमिटेड। और राइट्स की स्थापना के अभी 2024 के अंदर 50 साल कंप्लीट हो गए। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में ये दो पहली कंपनी जिनको नवरत्न स्टेटस मिला है, बराबर ना। ओके, अगर मैं नवरत्न स्कीम की बात करूं फ्रेंड्स, तो नवरत्न स्कीम वाज लॉन्च इन 1997 टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विद द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन बिकमिंग द ग्लोबल जायंट्स। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सरकारी कंपनी है उनको मिनी रत्न कैटेगरी, नवरत्न कैटेगरी, महारत्न कैटेगरी, ऐसे कुछ कैटेगरी में शामिल किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, राइट। तो एक्चुअली ये स्टेटस देने का मेन मतलब है कि उनको ग्लोबल लेवल पे एक रिकग्निशन मिले, लोगों के अंदर ट्रस्ट हो और लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सिंपल, बराबर ना। तो अगर ये नवरत्न स्कीम की बात करें तो 1997 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा जो कंपनी को ये नवरत्न स्टेटस मिलता है उनको एक ऑटोनॉमी दी जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है उनके ऑपरेशंस के अंदर, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बराबर ना। क्राइटेरिया, नवरत्न स्टेटस मिलने का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया फॉर द कॉन्फरिंग द नवरत्न स्टेटस इंटेल दैट के मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज मस्ट हैव अचीव एन एक्सलेंट और वेरी गुड रेटिंग अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इन द एटलीस्ट 3 ऑफ द लास्ट 5 years। ओके, सबसे पहले अगर कोई कंपनी को नवरत्न कैटेगरी हासिल करना है तो वो कौन से कैटेगरी में होना चाहिए, या तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में होना चाहिए या तो शेड्यूल ए के अंदर होना चाहिए, राइट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के मिनी रत्न कैटेगरी 1 में अंदर वो कंपनी होनी चाहिए या तो शेड्यूल ए कैटेगरी में होनी चाहिए। और ये कैटेगरी में लास्ट 5 साल में से मिनिमम 3 बार उस कंपनी को या तो वेरी गुड या तो फिर एक्सेलेंट रेटिंग मिलना चाहिए अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के अंडर में, बराबर ना। तभी इस ये स्टेटस वो अचीव कर सकता है। ओके, एडिशनली दे शुड अटेन अ composite score of 60 or higher in the 6 specific performance parameters which include net profit to the net worth, manpower cost to the total cost of the production, profit before the depreciation, interest and taxes to the capital employed, प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू द टर्नओवर, अर्निंग्स पर शेयर और इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस। ये 6 कैटेगरी में उनको 60 से ज़्यादा स्कोर मिलना चाहिए। उसके अलावा एक्सेलेंट और वेरी गुड रेटिंग मिलना चाहिए, तभी वो मिनी रत्न कैटेगरी से नवरत्न कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, बराबर ना। ओके, उसके अलावा granting Navratna status enhances the financial autonomy to invest up to 1000 crores without any approval from the central government। अगर कोई कंपनी को नवरत्न स्टेटस का डेजिग्नेशन मिल गया तो वो कंपनी में 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के बिना, बराबर ना। ओके, to establish the financial joint ventures and wholly owned subsidiaries in India or abroad with the stipulation that the equity investment of the central public sector enterprise should be limited to the following। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो कंपनी जिसको नवरत्न स्टेटस मिल गया है कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ तक का हो सकता है विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के बिना। उसके अलावा वो कंपनी अपनी सब्सिडीज़ को एस्टेब्लिश कर सकता है विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, उसके अलावा अब्रॉड के अंदर भी, राइट। और ये कुछ बेनिफिट मिलते हैं और उसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको समझा दिया, राइट ना। ओके, तो भारत में अभी तक टोटल 15 नवरत्न कंपनीज है जिनका लिस्ट यहाँ पे है। सबसे पहली कौन सी थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और इरकॉन की जैसे मैंने आपको बात किया उसका CMD कौन है, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, 1976 के अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और राइट्स की बात करें तो MD है राहुल मित्तल, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर उसका हेडक्वार्टर है और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1974 के अंदर, बराबर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली श्रीलंका ने टुक ओवर किया है एज अ चेयर ऑफ इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन।
उसके बारे में बात करते हैं, और इंडिया वाइस चेयर बना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को समझने से पहले ये एक ग्रुप है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, उसके बारे में बात करें। ओके, अगर मैं इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन की बात करूं तो ये जो ग्रुप है वो 1997 के अंदर में फॉर्म किया गया, और मॉरिशस के अंदर इस ग्रुप का गठन किया गया। इट कंप्राइजेज 23 कंट्रीज स्पेनिंग अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स, जो इंडियन ओशन के आसपास के जो स्टेट्स हैं, उसके अलावा अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी को मिलाकर टोटल 23 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, राइट। और 23 मेंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मतलब अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो सभी को मिला के 23 कंट्रीज़ यहाँ पे इसके मेंबर कंट्रीज़ है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के। और उसके अलावा 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, तुर्की, यूके और यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज़ यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2023 से 2025 तक की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास यहाँ पे हैंड ओवर की गई है, श्रीलंका के पास। तो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन जो 23 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, उसके अभी चेयर पे कौन बैठेगा 2023 से लेकर 2025 तक, श्रीलंका। और इस पीरियड के दौरान इंडिया वाइस चेयर रहेगा। और उसके अलावा इंडिया के पास ये ग्रुप का चेयर कब आएगा, 2025 से लेकर 2027 का जो टाइम पीरियड आएगा वहाँ पे इंडिया चेयरपर्सन बनेगा, बराबर ना, राइट। ओके, तो अभी ये जो श्रीलंका को जो ये चेयर टेक ओवर किया गया वो कहाँ पे किया गया, तो अभी रिसेंटली 23rd मीटिंग का आयोजन किया गया था इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग का आयोजन किया गया था कोलंबो श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे श्रीलंका को ये चेयर हैंड ओवर की गई। और ये जो मीटिंग का थीम क्या रखा गया था, स्ट्रेंथनिंग द रीजनल आर्किटेक्चर, री इन्फोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, ये इस मीटिंग का थीम था। और इंडिया के द्वारा इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बराबर ना। ओके, तो कुछ विजन्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है कि ड्यूरिंग द मीटिंग डिस्कशंस वेर हेल्ड ऑन द वेज टू कोऑपरेट ऑन द 6 प्रायोरिटी एरिया। कौन कौन से 6 प्रायोरिटी एरिया, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी एंड अमंग अदर्स। टोटल 6 प्रायोरिटी एरिया के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। और उसके अलावा 2030 तक का जो विज़न है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का वो डिक्लेयर किया गया। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया 16 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मॉरिशस, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इस मीटिंग के दौरान इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि जो इस ग्रुप के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया एक लोगो का इनोग्रेशन किया गया कि जो उन दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया, बराबर ना, या ध्यान में रखना है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणावर्धना और कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, और श्री जयवर्धना कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल, और करेंसी है श्रीलंकन रूपी, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको जो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।